अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू पीपल आर फाइन। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने जो है एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था क्यूएसओ का, कि क्यूएसओ जो है हमारे पास इस फॉर्मेट में जो इस वक्त मौजूद है वो किस तरह से हमारे पास पहुंची है। हमने उसमें पूरा इसकी हिस्ट्री देखी थी कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है या इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पहले हमारे पास आया, फिर हमने 1984 में उसको क्यूएसओ में जो है वो कन्वर्ट कर दिया और कुछ हमने उसकी ऑब्जेक्टिव भी देखे थे कि क्यों इसको जो है क्यूएसओ क्यों बनाया गया। और फिर दूसरे नंबर पे हमने जो है ना सेकंड लेसन में हमने डिस्कस किए थे अबाउट दी इंटरप्रिटेशन क्लासेस। जो आपका आर्टिकल 2 है क्यूएसओ का, हमने उसको डिस्कस किया था कि उसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उनको भी देख लिया था। अच्छा, अभी आज हमने जो करना है ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है एक आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव में आप लोगों का आ सकता है। मैंने जैसे आपको कहा था कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 को आज हमने डिस्कस करना है। कंपिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस की हमने बात करनी है। अच्छा, आप लोग इससे फेमिलियर तो होंगे, ये आपने टॉपिक पहले भी किया है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि क्वेश्चन को हमने उसकी फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है, उसको बनाना कैसे है, उस क्वेश्चन को आंसर जब हमने लिखना है तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप उसको सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। अच्छा देखिए, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 ये हमने आज डिस्कस करने हैं। पहले मुझे आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट ये प्लीज बताएगा कि ये आर्टिकल 3 और 17 बेसिकली है क्या, इनका क्यूएसओ में क्या पर्पस था, क्यों ये आर्टिकल जो है वो इसके अंदर बनाए गए हैं। या इन आर्टिकल की मुझे 1 से 2 लाइन में आप कोई इसकी समरी बता सकते हैं, शॉर्ट सा, एनीवन? जी, इन द मीनवाइल कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। जी, एनीबडी कोई मुझे बताया कि क्या है ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17, क्या हमें बताते हैं ये आर्टिकल 3 और 17 जो है इसमें क्या बताया गया है जो हमारा आज का टॉपिक है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कोई भी आप में से बता सकता है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17। जी जी आप सब, जी आप सब बात करें। सर आर्टिकल 3 जो है वो में जस्टिफाई, यानी कि कौन कौन गवाह बन सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यानी कि कौन गवाह। और आर्टिकल 17 जो है नंबर ऑफ विटनेस, यानी किसी की केस में कितने जो है वो नंबर होने चाहिए, कितने गवाह होने चाहिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आर्टिकल 3 हमें ये बताएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक विटनेस के तौर से कोर्ट में बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 17 हमें बताएगा कि कितने गवाह होने चाहिए, ठीक है। यानी एक में हमें उनकी कंपिटेंसी की बात की जा रही है और दूसरे में उनकी स्ट्रेंथ की, उनकी तादाद के बारे में बात की जाती है। अच्छा, लेकिन ये हमने दोनों को पैरेलल लेके चलना है, इन दोनों को हमने पैरेलल ही रीड करना है। सबसे पहले तो हम इसका जो एक कोड में हमें लिखा गया इसकी जो स्टेटमेंट है हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें ये कहा जा रहा है कि any person shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी पर्सन जो है वो एक विटनेस बन सकता है, ठीक है, until और unless कोर्ट कंसीडर्स। ठीक है, कोर्ट ये समझती है कि वो किसी वजह से are prevented from understanding the question put to them, उनको जो क्वेश्चन कहा गया है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, और वो उन क्वेश्चंस के रैशनल आंसर भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, जो क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा अगर वो उसका रैशनल आंसर नहीं दे सकता तो वो विटनेस के तौर से कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक सेकंड जी, मैं स्टूडेंट्स एंटर हो क्लास। जी, और फिर आगे जाके कहते हैं
गिविंग द रैशनल आंसर बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड। ठीक है, कि किसी भी वजह से, अब वो उसने वजूहात भी हमें बताई है कि उनको कोई बीमारी थी, कोई डिजीज थी जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए आंसर, या उनको कोई माइंड का या मेंटल इशू था जिसकी वजह से वो आंसर नहीं दे पाए। ये उसने हमें एक इसकी वर्डिंग बता दी। देखिए 4 लाइनें है, लेकिन हमारा आज का पूरा लेसन इन 4 से 5 लाइनों में होगा। फिर आगे एक और भी कहता है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी लगा दी है, यहाँ पे हमें एक पाबंदी भी लगा दी है इस आर्टिकल ने। पहले तो उसने कहा कि सब लोग कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, ऑल पर्सन, ये ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसमें ये ऑल पर्सन, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सबसे पहला तो हमें ये पता चला कि सब लोग विटनेस बन सकते हैं, ठीक है ना, अनटिल कोर्ट ये समझती है कि वो रैशनल आंसर नहीं दे सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैशनल आंसर। क्या मतलब होता है रैशनल आंसर का, कोई बता सकता है? रैशनल आंसर किसको कहते हैं जी? रैशनल आंसर कोई बताएगा मुझे? शाबाश जी जी। सर जिसको अकल तस्लीम करती हो। जिसको अकल तस्लीम करती हो, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एनीवन अदर पर्सन कोई और बताना चाहे? सर जो क्वेश्चन किया गया है उसका रेलिवेंट जवाब देना। रेलिवेंट जवाब देना, बिल्कुल ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल आंसर का, क्योंकि उसने कहा कि जो बंदा रैशनल आंसर दे देगा ना वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। अच्छा, कोई और इसमें ऐड करना चाहता है, रैशनल आंसर के बारे में बताना चाहता है कि रैशनल आंसर का क्या मीनिंग होता है? एनीवन? सर कोई माकूल जवाब। माकूल जवाब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ रैशनल आंसर को। देखिए, आप में से सब लोगों को 2 का टेबल आता होगा। अच्छा, मैं कहता हूं 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 4 होता है। मैं कहता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आपने क्या कहा? बोले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आगे देखिए, मैं कहता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 20, बताइए जी 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ? 100 हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी के 1035 मल्टीप्लाई बाय 4956, क्या आंसर हुआ? आप आंसर नहीं दे सकते, आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आपको उसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फौरन आपने आंसर नहीं दिया। अच्छा, अब देखिए, इंस्टेंटली यू वर नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर, बट कुछ देर के बाद आपने वो आंसर दे दिया। क्यों? आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका माइंड उसको समझता है, ठीक है, उसको जो है वो उस पर कुछ वर्किंग करता है। जैसे आप देखें ना कंप्यूटर में आप कुछ कोड एंटर कर देते हैं, अब वो कंप्यूटर के अंदर जो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो उस चीज को पहले प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस करने के बाद आपको आंसर देता है। सेम इज द केस विद रैशनल आंसर। अगर आपके दिमाग ने उस क्वेश्चन को सुना, समझा और फिर उसका एक प्रॉपर आंसर बना के आंसर दे दिया तो ये रैशनल आंसर होगा। जैसे आपने मुझे फौरन कहा 2/2 4 है जी, रैशनल आंसर था, आपने समझ के बताया, आपको अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, मैं उससे पूछता हूँ 10/10, वो रैशनल आंसर नहीं दे सकेगा, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा, ठीक है। तो इट मींस कॉम्पिटेंसी की उसने जो पहली कंडीशन रखी है वो रखी है रैशनल आंसर। और रैशनल आंसर वो होते हैं जो सोच समझ के दिए जाते हैं, याद रखना है आपने। रैशनल आंसर में आपका ब्रेन समझता है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, आप एक स्कूल में जाएं, बच्चे हैं छोटे छोटे से क्लास 3 के, आपने उन क्लास 3 के बच्चों से पूछा कि जी बताइए क्या आपकी अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है? अब मुझे बताइए कि छोटे छोटे से बच्चे प्ले ग्रुप के, आपने क्वेश्चन पूछा कि बताइए क्या आपकी अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है? उसमें से आई थिंक 10 से 12 तो जरूर कहेंगे जी होती है, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट रैशनल आंसर, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि क्या पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप बच्चों को कहें कि आपने मुझे कल बताना है कि क्या आपकी अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है, अब बच्चे घर जाएंगे अपने अम्मी अब्बू को बताएंगे और वो उनको समझाएंगे कि आपने कहना नहीं होती लड़ाई। अब दूसरे दिन बच्चे जब आपकी आंसर देते हैं ना, वो रैशनल आंसर नहीं है,
वो उनको समझाया गया है, वो उनको बताया गया है, ठीक है। रैशनल आंसर वो होता है जो वो खुद सोच के, खुद इंटरप्रेट करके, खुद अंडरस्टैंड करके आपको देते। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि रैशनल आंसर का मीनिंग क्या है। रैशनल आंसर मीन दैट आंसर जो आपने उस क्वेश्चन को, जो आपको कहा गया था, सोच समझ के, इंटरप्रेट करके, उसकी प्रोसेसिंग करके, समझ बूझ के बाद दिया है। मैं आपको कहता हूं, बताइए जी ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम क्या है। अब आप पहले सोचेंगे, आपके दिमाग में आपको मैसेज मिलेगा। अगर किसी चीज को, किसी बंदे को वाकई पता है, उसने कहीं से पढ़ा था, कहीं से सुना था, किसी बुक में लिखा देखा था, वो तो उसका रैशनल आंसर दे देगा। लेकिन अगर जैसे हम पेपर में करते हैं तो तुक्के मार के आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता, अब वो रैशनल आंसर नहीं है भाई। वो जो तुक्का आपने मारा है वो रैशनल आंसर नहीं है। और कोर्ट भी इस चीज को नहीं मानेगी। कोर्ट भी सिर्फ उसको कॉम्पिटेंट कहेगी जो रैशनल आंसर दे सकता है। अब देखिए मैं क्यों इतना ज्यादा इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं रैशनल आंसर के ऊपर, क्योंकि इससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है ना कि क्या बच्चा विटनेस हो सकता है, क्या एक ब्लाइंड हो सकता है, क्या एक डेफ हो सकता है, क्या एक डम्ब हो सकता है, ये सारी चीजें क्लैरिटी से आ जाएंगी कि जो बंदा भी रैशनल आंसर दे देना वो बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अगर वो रैशनल आंसर दे सकता होगा, अगर वो रैशनल आंसर देता हो, अगर उसको जो उससे पूछा गया है वो उसको बता सकता हो, उसको एक्सप्लेन कर सकता हो। किसी को कंफ्यूजन अबाउट रैशनल आंसर? जी स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट किसी ने पूछना तो मुझे बताइए। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया है रैशनल आंसर का। Everybody should be clear about the word rational answer कि रैशनल आंसर का मतलब क्या है। सबसे पहले आपने एक विटनेस को कॉम्पिटेंट देखने के लिए कि वो कॉम्पिटेंट है या वो विटनेस बन सकता है कि नहीं, आपने ये देखना है कि क्या वो रैशनल आंसर दे सकता है, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि शुरू में उसने कह दिया ऑल पर्सन, सब के सब दे सकते हैं। अब ऑल पर्सन का मतलब है बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, अडल्ट भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, सब लोग हो सकते हैं। पर्सन के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन उसने कंडीशन रखी है रैशनल आंसर। अच्छा, वो रैशनल आंसर क्यों नहीं दे सकता, अगली बात पे चलते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन बाय टेंडर एज, ठीक है, उसकी एज बहुत कम है, मतलब बच्चा। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत ज्यादा एज हो गई है, बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी भी मेमोरी कम हो जाती है, या उसकी कोई डिजीज थी, उसको कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो भूल जाता था, ठीक है, या वो लुनेटिक था, इसमें ये भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ में उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि इन लोगों को हम नहीं कंसिडर करेंगे अगर उसको कोई डिजीज है बॉडीली, ठीक है, या उसकी माइंड की लुनेटिक है, ठीक है जी, क्लियर। और अगले पार्ट में जाके उसने बता दिया कि provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। और उस शख्स की भी गवाही नहीं ली जाएगी जिसको पर्जरी का सजा दी गई है या उसने उससे पहले false evidence दी थी। फिर आगे चलते हैं। Provided further the provision of the first provision shall not apply to the person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways। ये इसके लिए है, ये जो पर्सन को हमने कहा ना कि पर्जरी या गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए ये हमें कहा गया कि वो पर्सन जिसने रिपेंटेड था, पछताया था, तौबा तैब कर लिया था, और उसकी हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे जाके हम इसको भी जेल भी पढ़ेंगे कि कुछ उसमें वो चीजों में नहीं भी होगा। अब आगे चलते जी, यहां तक तो आई थिंक उसने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कहा था कि क्यूएसओ के सारे आर्टिकल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है, अच्छा जी मैं बता देता हूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है कि वो खुद को एक्सप्लेन खुद ही कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट का मतलब है कि ये पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं होगा जिसको पर्जरी की पनिशमेंट हो चुकी भी है या जिसने पहले अदालत में कोई झूठी गवाही दी थी, ठीक है। और इसके साथ मजीद उसने आगे जाके कहा कि ये प्रोविजन अप्लाई उस शख्स पे नहीं होगी जिसने तौबा ताइब कर लिया था, जिसने जिसे कहते हैं जिसने पछतावा हुआ और फिर उसने अपना लिविंग स्टाइल बदल लिया था। फिर आगे चलते हैं जी। प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद ये कहा जा रहा है, कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंस, पर्जरी में झूठी गवाही देना, अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। अब जरा देखिए मजीद वो ये कहता है
कि असल में डिटरमिन कौन करेगा, कोर्ट ही करेगी, अदालत ही करेगी, ठीक है, कि कौन पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और किस तरह से करेगी, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना फॉर अ विटनेस, ठीक है, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताइए कि क्या एक नॉन मुस्लिम जो है वो फिर कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसने कह दिया कि उस विटनेस की जो कॉम्पिटेंसी है वो कोर्ट ने डिटरमिन करनी है, और कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगी, इस्लाम के मुताबिक, होली कुरान के मुताबिक, होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक। अब अगर एक बंदा इस्लाम उसने कबूल ही नहीं किया, वो मुस्लिम ही नहीं है, तो फिर तो ये उसको वो कॉम्पिटेंसी होगी नहीं, लेकिन आगे उन्होंने फिर कह दिया है where such witness is not forthcoming, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई भी विटनेस अवेलेबल नहीं है इस किस्म का, फिर कोर्ट किसी की भी एविडेंस जो है वो ले सकती है, उसको वो कॉम्पिटेंट कर सकती है। आखिरी लाइन इसकी, इसको भी हमने डिस्कस करना है। अभी मैं पहले आपके साथ आर्टिकल रीड कर रहा हूं। हमेशा आर्टिकल्स, हमेशा आपने आर्टिकल्स को पहले रीड आउट करना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद आपने बाकी एक्सप्लेनेशन को देखना है। अच्छा, अब देखिए, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy. ये देखें जी, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving a rational answer to them. हाँ जी, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो लुनेटिक है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते कि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। हाँ, जब उसका वो ल्यूनेसी का दौर था, जिस दौर में वो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, उस दौर में उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। ये कुछ लोगों को डिजीज होती है कि वो कुछ अरसे के लिए जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं अपने उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, या ये कह लीजिए कि उनके वो जो पागलपन के जो दौरे होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो उस टाइम में वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, उस टाइम के गुजर जाने के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा, बिकॉज ही इज नाउ एबल टू गिव रैशनल आंसर। ये देखिए, फिर वही पॉइंट आ गया, ये मैंने कहा था, रैशनल आंसर्स को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। अगर वही लुनेटिक अब रैशनल आंसर देना शुरू हो गया है, अब उसको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई है, जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं वो उनका जवाब देना शुरू हो गया है, तो अब वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द आर्टिकल 3। ये तो हमने सिंपली एक अभी जस्ट रीड किया, एक ओवरव्यू देखा है आर्टिकल 3 का। इसमें मैंने सबसे ज्यादा आपको जो कहा एम्फसाइज आपने करना है, पहला पॉइंट है रैशनल आंसर पे, कि रैशनल आंसर को आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने कहा कि दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो कोर्ट है डिटरमिन करती है कुरान और सुन्ना के मुताबिक, हमने ये इस पे फोकस किया। फिर हमने कहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि कोर्ट ने डिटरमिन करना था ऑन द बेसिस ऑफ कुरान और सुन्ना, फिर कोर्ट किसी की भी एविडेंस जो है वो ले सकती है। और लास्ट में हमने लुनेटिक की बात की कि एक लुनेटिक या एक मेंटल पर्सन जो मेंटली इनकैपेबल है, जो रैशनल आंसर नहीं दे सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बट एज सून वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो रैशनल आंसर देना शुरू कर दे, वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा। दिस वाज आर्टिकल 3। अब जरा मैंने आपके साथ, अगर आपको याद हो, ये हैंडआउट शेयर किए थे। इन हैंडआउट्स को आई थिंक आपने रीड भी किया होगा। आपने ये फॉर्मेट देख लेना है कि अगर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो मैंने इसको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, पहले में हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं और फिर आगे वाले में हम जाएंगे नंबर ऑफ विटनेस में। यहाँ पे एक चीज और भी अटैच कर ले, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। इसका क्या मतलब है, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस का? क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस कोई बता सकता है मुझे? क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, शाबाशी। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, एनीबॉडी नोज? जी इस्माइल। personal character of a witness as to evidence. ठीक है, ओके। एनी अदर पर्सन, कोई और बताए क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस क्या मतलब है? शाबाश। सर इसके पहले कोई उसकी काबिलियत के वो किस काबिल है। बिल्कुल ठीक है, उसकी काबिलियत है भी कि नहीं। जी गुलाम रसूल भाई आप बताइए।
शाबाश। जी जी गुलाम रसूल बात कीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। Sir, his knowledge of facts. His knowledge of ओके ठीक है। एनी अदर पर्सन? गवाह की अहलियत। गवाह की अहमियत, ओके ठीक है, ऑलराइट जी। जी जी कोई और कहना? जी जी बताइए। इंटेग्रिटी, ओके ठीक है, शाबाश। person who fulfills the condition prescribed by Quran and Sunnah to give the evidence, we can ask that person a credible person. ठीक है, लेकिन वो साबित भाई वो तो हमें कोर्ट ने कह दिया ना आगे आके कि अगर ऐसा पर्सन अवेलेबल नहीं है कुरान और सुन्ना के जो उस पे, तो हम किसी की भी गवाही ले सकते हैं। अच्छा जी जी बताइए जी। उस्मान भाई आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? चले ओके, जो अहलियत है उसके बारे में बताओ, क्रेडिबिलिटी। चलो ठीक हो गया जी, गवाह की जो अहलियत के बारे में। अच्छा जी जरा आप सुनिए, देखिए पहले नंबर पे आपने देखना है उसकी कॉम्पिटेंसी, कि क्या वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं, क्या वो विटनेस बन भी सकता है, ये तो हो गया उसकी कॉम्पिटेंसी। और क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या उसने जो गवाही दी है ये रिलायबल भी है कि नहीं। कॉम्पिटेंसी और चीज है, क्रेडिबिलिटी और चीज है, याद रखिएगा। कॉम्पिटेंट तो कोई भी पर्सन हो सकता है ना, वो तो हमने पढ़ा है कॉम्पिटेंसी में, तो हमने कहा ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट। वेरोसिटी बिल्कुल ठीक है, हफ्ता कोमल आपने बिल्कुल ठीक बताया, यानी कॉम्पिटेंसी तो कोई भी पर्सन हो सकता है ना। लेकिन दूसरे पे हम देखते हैं कि क्या ये क्रेडिबल भी है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या कोर्ट को इस पे रिलाई भी करना चाहिए, क्या कोर्ट को इसकी जो एविडेंस है उसको एडमिसिबल कर भी लेना चाहिए कि नहीं। देखिए याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप 20 गवाह लेकर आए और उनकी बेस पे कोर्ट डिसाइड करे। कोर्ट को अगर कोई एक विटनेस मिल जाता है रिलायबल, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो कॉम्पिटेंट हो, तो उसकी बेस पर डिसीजन हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब वो पहला पॉइंट तो हम देखेंगे उसकी कॉम्पिटेंसी का, कि क्या वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं। अब एक पर्सन लुनेटिक है, इसका मतलब है वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसकी तो कॉम्पिटेंसी नहीं बनती। लेकिन एक पर्सन है जो लुनेटिक नहीं है, जो रैशनल आंसर दे सकता है, लेकिन वो तो झूठ बोलता है। हमें तो पता चल गया कि ये तो एक रेगुलर झूठ बोलने वाला बंदा है। हमें उसके बारे में पता चल गया कि इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। हमें उसके बारे में पता चल गया कि इस बंदे पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता, जो कि हम कोर्ट में करते हैं। हम उसकी इम्पीचमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट के अंदर हम विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको इम्पीच करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोर्ट उसकी गवाही को एडमिसिबल ना करे। कॉम्पिटेंसी में तो वो आ गया ना, कॉम्पिटेंसी में तो वो फॉल कर गया, उसकी कॉम्पिटेंसी थी, वो गवाही दे दे जाके। लेकिन दूसरे स्टेज पे हमने देखना है कि क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो बंदा इस काबिल है। What is the credibility or reliability of the witness? जी यही बता रहा हूं मैं कि क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या कोर्ट उसकी विटनेस के ऊपर, उसकी जो एविडेंस के ऊपर, वो जो उसने बातें अदालत को बताई है, क्या कोर्ट उस पर रिलाई कर भी सकती है कि नहीं, ये उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है जी, क्लियर। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 10 इसका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, उसमें इन चीजों को डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि कॉम्पिटेंसी पहले आएगी, फिर क्रेडिबिलिटी की तरफ जाएंगे। इससे एक और भी याद रखिएगा कि आपकी जो स्कीम बनी होती है ना। जी हाफिज नुमान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाफिज नुमान, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाफिज नुमान साहब प्लीज। जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हाफिज साहब बताइए। हाफिज नुमान साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी, आपने क्या कहना है बोलिए प्लीज। जी हाफिज नुमान साहब, चलिए ओके आगे चलते हैं। अच्छा अब देखिए, ये हमने एक इसकी जो है वो एक मैंने वो बनाया है कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ विटनेस का बता दीजिए। अ पर्सन हु अपीयर्स इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस, उसको हम जो है विटनेस कहते हैं। ब्लैक डेफिनेशन से हमने लिखा है। और ये एक इसका केस तो आप भी देख लीजिएगा, मोहम्मद रियाज वर्सेस स्टेट का, अपीयर्ड इन 2003। पर्सन हु आर acquainted with the case are termed as witness. Only such person whose testimony is operational are to be termed as witness, and not those whom the prosecution call for the evidence. ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जिनको
प्रोसिक्यूशन ने बुलाया उनका होगा, बल्कि किसी को भी आप जो है विटनेस ले सकते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन आपकी 317 है, सेक्शन 118 और जो ये 134 है वो एविडेंस एक्ट 1872 का इससे रेलिवेंट है। और रेलिवेंसी ऑफ कुरान वर्सेस बताना चाहे तो सूरह बकरा की जो आयत नंबर 282, 283 और सूरह मदीना की आयत नंबर 8 और अन-नूर की 7, ये सारी जो है वो इससे रेलेवेंट है अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में लेके जाना चाहें। और जो हमारे क्यूएसओ के रेलेवेंट प्रोविजन है वो आर्टिकल 3 और 17 है। ये सारा आपने खुद देखना है। मैं इसमें से 2-3 चीजों को जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये देखें जी, टेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, ये केस लॉ आप याद रखिएगा। अच्छा, केस लॉज आपने जब भी लिखने हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोविजन है जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर रही, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेपर में केस लॉ लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि केस लॉज कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, बल्कि इनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। अगर कहीं पे कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपके लेवल पे जो अपने एग्जाम में बैठना कंपल्सरी नहीं है केस लॉ, बार बार बता रहा हूं मैं। आपका असल काम है जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको एक चीज के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं उसकी दिखा रही, उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो फिर आप उससे रेलेवेंट केस लॉ लिखिएगा। और कोर्ट का काम भी यही होता है ना, सुपीरियर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉ ने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की है, उसके अंदर कोई अबहाम था, कोई एम्बिग्विटी थी, उसी को वो इंटरप्रेट करते हैं और फिर हमारे लिए वो एज ए केस लॉ में हेल्प करता है। तो इसलिए कंपल्सरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप दर्जनों केस लॉ याद करें। 1-2 केस लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उससे रेलेवेंट होते हैं वो आप देख लीजिए करें। अब देखिए, ये मोहम्मद फरोग वर्सेस शबीर अहमद में इसने ये डिसाइड किया, द कोर्ट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द क्यूएसओ हैज टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ अ विटनेस डिपोज बाय पुटिंग प्रॉपर क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब हमें ये बता दिया कि कैसे कोर्ट चेक करेगी, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट हैज टू ascertain in the best way it can whether from the extent of his intellectual capacity and understanding, क्या वो जो आंसर दे रहा है वो समझ बूझ के भी दे रहा है, ठीक है, he is able to give rational account of what he has seen or heard on a particular occasion। अब देखिए, एक बंदा है, उसकी आई साइट ही वीक है, उसको तो चश्मा लगा हुआ है, उसको तो ऐनक लगी हुई है। अब एक रात 11 बजे का बकुआ है, वो अदालत को जाके बताता है जी कि मैंने ये देखा। ओ भाई, तुम्हें तो पहले नजर ही कम आता है, तुम्हारी तो आई साइट ही वीक है, आपने कैसे देख लिया जब अंधेरा था। अब देखिए, ये चीज कोर्ट ने डिटरमिन करनी होती है कि वो उसको कॉम्पिटेंट कंसिडर करेगी भी कि नहीं, और दूसरी जो पार्टी होती है उसने वहां पे उसकी क्रेडिट को इम्पीच करना होता है, ठीक है जी। तो यही इसमें केस लॉ में बताया गया कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट करेगी, वो चेक करेगी, वो क्वेश्चन पूछेगी और फिर जाके चेक करेगी कि क्या ये कॉम्पिटेंट विटनेस है भी कि नहीं। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ तज़कियतुश शुहूद पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है सारे का सारा। मैं अब आगे चलता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम इसको कम से कम आर्टिकल 3 और 17 को कंप्लीट कर लें। ये आर्टिकल 3 जो है मैंने सारा आपसे अभी रीड किया आप लोगों के साथ, कि आप खुद रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, अब इस आर्टिकल के अंदर 2 चीजों के बारे में उसने जो हमें बताया था। पहला था कि फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड विटनेस, अपनी विटनेस को भी रिकॉर्ड करवा सकता हो ना एक बंदा जो है। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे आप जी, फिर आगे देखे जी कि कैपेबल ऑफ 5 सेंसेस, उसकी जो सेंसेस है वो काम कर रही हो, उसको पता हो कि वो जो बता रहा है वो क्या है। नॉट डी बार अंडर कसम। एक मिनट में जरा माइक अनम्यूट करता हूं स्टूडेंट्स जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद पर्सन ऑफ गुड रेपुटेशन, ये आपने पढ़ा था, हैविंग गुड मोटिव बिहाइंड इट, वो जो एविडेंस दे रहा है उसकी बैड इंटेंशन नहीं है। हैविंग सम रिलीजन एज पार्टी, उसका सेम रिलीजन होना चाहिए। ये हमने पहले पढ़ा था, कुरान और सुन्नत के बारे में हमने बात की थी। लेकिन अगर फर्ज कर लें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी को भी विटनेस के तौर से कंसीडर कर सकते हैं। मस्ट क्वालिफाई तज़कियतुल शुहूद, तज़कियत, अब ये हम जब हमारे वो जो हदूद के केसेस हैं उनमें देखते हैं। नॉट डिबार्ड अदरवाइज बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने प्रिवेंट ना किया हो। अब देखिए जी, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन में पहला तो हम देख लेते हैं, हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा था कि 3 लोग हैं
जो डिस्क्वालीफाई होते हैं। नंबर 1 द माइनर, ठीक है। नंबर 2 द मेड, जो पागल है, द स्लीपिंग पर्सन अंटिल ही अवेक्स, वो जब तक जाग ना जाए। और आर्टिकल 3 ने हमें बताया, ये हमारे मेन जो चीजें आपने देखनी है कि आर्टिकल 3 ने हमें इन लोगों से कहा था कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। अनएबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, इनकैपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर, perjury and giving false evidence, lunacy, कज़फ के केसेस की बात की थी उसने। existence of this certain relationship or interest, या हम interested witness के बारे में बात करते हैं कि interested witness की कोर्ट अक्सर जो है वो उसको एज ए विटनेस जो है एडमिसिबल नहीं करती है। पर्सन नोन फॉर हिज लाइक, वो लोग जिनके बारे में हमें पता है कि वो झूठ बोलते हैं, उनको भी कॉम्पिटेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे हम इन सारी कैटेगरीज को 1 by 1 देखते हैं, चाइल्ड को, ओल्ड पीपल को, ठीक है, इसी तरह से ब्लाइंड या एक बंदा बोल नहीं सकता, इन सब की आगे हम कॉम्पिटेंसी को 1 by 1 अभी डिस्कस करते हैं। अंटिल नाउ कोई पॉइंट पूछना हो तो मुझे बताइए, बल्कि यहाँ पे ये मीटिंग अभी खत्म होने लगी है, हम लोग इसको यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। 5 मिनट के बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम ये जो इसका रिमेनिंग थोड़ा सा है इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे और साथ ही आर्टिकल 17 पे चलते हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करें प्लीज सब लोग।